चल रहे हैं। यानी जो जेल अथॉरिटीज हैं, जेल अधिकारी हैं, उसे एक सामान्य घटनाक्रम मान लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि इसमें सिर्फ हो सकता है वेपन बाहर से दिया नहीं गया होगा, अंदर से भी दिया गया होगा, अंदर से भी कोई इन्वॉल्व हो गया होगा। आपको याद है 1991 में लोखंडवाला शूटआउट में एक जेल का सिपाही, वो गैंगस्टर 7 गैंगस्टर थे, उनके साथ में था, जो शूटआउट में मारा गया। उसका नाम था विजय चकोर। वो पुणे के एरोडा जेल का सिपाही था। और ये 7 जो गैंगस्टर थे उस जमाने में, ये माया डोलस, दिलीप बुआ, उनके साथ में था। तो मतलब इवन जेल की इंटरनल जो सिक्योरिटी, इंटरनल जो लोग हैं, वो भी इन्वॉल्व, उनको भी रूल आउट नहीं किया। चलिए, मेरे साथ माजिद मेमन साहब जुड़ गए हैं, आप बने रहिए। इकबाल शेख साहब मेरे साथ। माजिद मेमन साहब, आज सवाल ये उठ रहा है, पहला सवाल यह है कि जिस व्यक्ति को हम एक्स्ट्राडाइट करके लेके आए हैं पुर्तगाल से, हमने सभी नियम संधियों के तहत माना है, उसके ऊपर दो हमले हो जाना, आपको लगता है प्रथम दृष्टया सुरक्षा में ये भारी चूक है, हमें ये मानना होगा? नहीं, देखिए, हमारे देश का जो कानून है, खुद उसके तहत भी कोई भी प्रिजनर, चाहे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हो, चाहे कॉन्विक्ट हो, सजा याफ्ता हो, या जिसका मुकदमा पेंडिंग हो, उसकी सुरक्षा करना उसके बॉडी की जिम्मेदारी वो प्रशासन की और न्यायालय की होती है, इसलिए कि वो जुडिशियल कस्टडी में होता है। तो ये पहले ही दुखदायक बात है। फिर उसके बाद उससे बढ़कर अगर किसी प्रदेश से हमने उसे किसी प्रत्यार्पण एग्रीमेंट के तहत लाया है, तो उसके टर्म्स और कंडीशंस को भी निभाना पड़ता है। और अगर उसमें कहीं कोई ब्रीच होती है तो जाहिर है कि जिस मुल्क ने हमें उसे सौंपा है, उस मुल्क की तरफ से उंगली उठ सकती है और वो उन्हें वापस बुला सकते हैं डिप्लोमेटिकली। नहीं, सवाल ये हो सकता है कि आने वाले समय में अगर हम प्रत्यर्पण के लिए जाएंगे तो इस मामले को आधार बनाकर कई लोग हमें दूसरे लोगों को प्रत्यर्पण करने से मना कर देंगे। वो कहेंगे आप अबू सलेम को सुरक्षा नहीं दे पाए। नहीं, बिल्कुल। अगर ये देखिए, इस मामले में अगर ये आखिर में तय हो जाता है कि हाँ, उसकी सुरक्षा नहीं हो पाई है और ये बात साबित हो चुकी है, तो उस सूरत में जाहिर है इसका वो हवाला देते हुए अगले प्रत्यार्पण में किसी और देश पर भी ये पेश किया जा सकती है मिसाल। चलिए, माजिद मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अबू सलेम पे हमला एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है या कुछ और, लेकिन जब सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, ये भारत की प्रत्यर्पण संधि के लिए कम से कम जो वादे किए उसके लिए जरूर एक झटका है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की तस्वीर कैसे बदल रही है और ये भी हमने आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे हुआ था अबू सलेम पर हमला, कैसे तलोजा जेल में चली थी एक के बाद एक गोलियां। मुंबई की तलोजा जेल। गुरुवार रात को तलोजा जेल का परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और जब लोगों को होश आया तब तक सलेम घायल हुआ जमीन पर पड़ा था। तलोजा जेल में भरत नेपाली गैंग के अपराधी देवेंद्र जगताप उर्फ जेडी ने जेल की जनरल बैरक में अबू सलेम पर गोलियां दाग दी। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक हमले से पहले जगताप और अबू सलेम के बीच किसी बात को लेकर जबरदस्त बहस हुई थी। ये बहस इतनी बढ़ गई कि जगताप ने एक देसी रिवॉल्वर निकाला और सलेम पर दनादन गोलियां चला दी। इस हमले में एक गोली सलेम की बांह पर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। बड़े ग्रीवियस है यहाँ पे बुलेट, काफी 2 घंटे रहा विदाउट मेडिकल उनको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। 2 घंटे खाली हाथ लेके बैठे थे, ना जेल अथॉरिटीज ने उनको कोई भी मेडिकेशन, इमीडिएट फर्स्ट एड भी नहीं दिया। 2 घंटे वो वेट करना पड़ा। सलेम पर हमले की खबर मिलते ही पूरा जेल प्रशासन अलर्ट हो गया और सलेम को जेजे अस्पताल ले जाया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब सलेम को अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में सलेम का इलाज किया गया और फिर उसे रिलीज कर दिया गया। लेकिन इस घटना ने जेल की सुरक्षा और उसके प्रशासन पर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेल के अंदर जगताप के पास हथियार कैसे पहुंचा। जगताप एक शातिर अपराधी है और पहले भी वो पेशी के दौरान हथियार के साथ पकड़ा जा चुका है। इसके बावजूद जगताप के ऊपर कड़ी निगाह क्यों नहीं रखी गई? एक रिवॉल्वर या एक पिस्टल से वो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पता नहीं अब क्या हो सकता है आगे। ये काफी सीरियस मैटर है कि पहले तो एक चलो जेल के अंदर वो चीज अवेलेबल थी और उससे हुआ था, लेकिन अब बाहर से जाना एक छोटा मोटा सवाल नहीं, एक काफी बड़ा सवाल है जेल अथॉरिटी के ऊपर, उनकी सिक्योरिटी पे। कानून के जानकारों का भी मानना है कि जेल के अंदर हथियार पहुंचना जेल प्रशासन की नाकामी को दिखाता है।
हथियार या टेलीफोन या ड्रग्स या ऐसी चीजें प्रिजन के अंदर पहुंच जाती हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की फेलियर और प्रिजन सुपरिंटेंडेंट्स और प्रिजन अथॉरिटीज का कहीं न कहीं विफल होना सामने उभर के आता है। घटना के बाद जेल के एक अधिकारी और 3 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और सरकार ने इस पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। एक अधिकारी और 3 कर्मचारियों को अभी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है वो सिर्फ प्रिलिमिनरी स्टेज की इंक्वायरी है, उसमें दोषी पाया गया है। एडिशनल डीजी जेल इस बात की इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी का रिपोर्ट आते ही जो कर्मचारी दोषी है उन पर क्या कार्रवाई करना चाहिए इस बारे में सरकार सोचेगी। ऐसे लोगों को हम नौकरी में नहीं रखेंगे। सलेम पर हुए हमले की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जेल के अंदर इस किस्म का हमला हो जाना तलोजा जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। अबू सलेम पर हमला करने वाला देवेंद्र जगताप दरअसल कुख्यात अपराधी है और बंदूक से उसका नाता बहुत पुराना है। दरअसल साल 2011 में भी उसकी एक हरकत ने सबको चौंका दिया था, जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसके पास से बंदूक बरामद हुई थी। इस मामले में भी तफ्तीश में ये पता चला है कि गुरुवार को जब अदालत में उसे सुनवाई के लिए ले जाया जा रहा था, इसी दरमियान उसने खुद के लिए बंदूक की व्यवस्था कर ली और इसी बंदूक से उसने अबू सलेम पर हमला बोल दिया। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। एजाज नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील। एजाज नकवी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले को अगर देखें तो क्या ये कहा जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम का अब वर्चस्व मुंबई पर बढ़ता चला जा रहा है? जी नमस्कार। दाऊद इब्राहिम का ही नहीं वर्चस्व मुंबई में और मुंबई की जेलों में बढ़ता चला जा रहा है। तमाम छुटपुटिया जो आरोपी भी हैं वो उगाही में लिप्त हैं जेल में जी। और वहां पे अपहरण भी हो रहे हैं जेल में, और जेल में तमाम तरीके की और अराजक तत्व अपने अपने तमाम तरह की गतिविधियां किए हुए हैं। आपको बता दें कि एक ज्यादा दिनों पहले नहीं, एक 3-4 साल पहले की बात है जी, जब गृह मंत्री, स्टेट गृह मंत्री रमेश बागवे अथर रोड जेल में गए थे तो वहां पर 5 स्टार फैसिलिटीज मिली थी। दोसा करके एक आरोपी है और एक ये सलेम करके है। नकवी साहब तो लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन वहां पर जो स्थिति बनती दिख रही है, अगर जेलों में जो स्थिति है, ऐसा लगता है कि अगर दाऊद इब्राहिम का गैंग हो, छोटा राजन का गैंग हो, रवि पुजारी जो कि अभी तक तो बहुत बड़ा गैंग नहीं माना जाता था लेकिन वो भी एक बड़ा गैंग बनता जा रहा है, अगर इनका वर्चस्व इतना ही है तो शायद पुलिस का कोई अस्तित्व मुंबई में बचता नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर यह है कि पुलिस जो है खाना पूर्ति करती है। जब मीडिया की रिपोर्ट्स आती हैं तो वैसे केसेस पर पर्दा डाल दिया जाता है, और अगर कोई केस नहीं भी है मीडिया में आ गया है तो उस पर भी एक्शन हो जाता है। यही चल रहा है साफ तौर पर, और कोई एक्शन वैक्शन होता नहीं है। यहाँ पर सब लोग जो है फ्री है, हर जगह सेटलमेंट चल रहा है। अदालतें ऑर्डर कर देती हैं कि देखिए भाई जो है बहुत ही इज्जत से इसको रखा जाए और कानून के मुताबिक रखा जाए, लेकिन जब कानूनी नहीं है कोई खास जी बिल्कुल तो क्या होगा। तो यही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि आखिरकार जेल में एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर मौजूद है जिसको आप एक्स्ट्रेडिशन करके लाए हैं और उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी खामी अपने आप में कई सवाल खड़ा करती है। इकबाल शेख साहब, अगर मान लीजिए जेल के मामले में ये कोई पहला उदाहरण नहीं है कि हम जो सुन रहे हैं कि साहब 5 स्टार फैसिलिटीज मिल रही हैं या किसी कैदी के ऊपर हमला हो गया, क्या कोई मैकेनिज्म होता है जेल के अंदर ताकि इस तरह के हाई प्रोफाइल कैदी के ऊपर आप किस तरह की नजर रख रहे हैं और खुद अपने कर्मचारियों के ऊपर आप किस तरह का इंटेलिजेंस पुट करते हैं ताकि आपको मालूम चले कहीं कोई आपका कर्मचारी तो इस मिलीभगत में शामिल नहीं है? जी ऐसा है कि जब ये टाइप के एक्यूज गैंगस्टर्स को जनरली जब कोर्ट में ले जाया जाता है, उनके साथ में जो एस्कॉर्ट होता है वो बंदे जो है बड़े ऑनेस्ट होने चाहिए, बड़े चाको चौबंद होना चाहिए। नंबर 1 चीज, जहां पर ही बहुत सारी चीजें जो है किसी को फोन करना, वेपन अंदर ले जाना, कोई फैसिलिटीज देना, किससे बात करवाना, ये सब सारी चीजें होती है। और सेकंडली जब एक्यूज को जेल से अंदर या बाहर जब भी लाया जाता है तो टोटल उसकी चीज की और सामान की हर चीज की बड़ी फ्रिस्किंग होती है, झड़ती ली जाती है। तो उसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए। और इसको रोकने के लिए जैसा मैंने बताया कि जो गैंग की एफिलिएशन है उनके हिसाब से उनके सेल बनाने चाहिए, एक दूसरे पे मिक्सअप नहीं होने देना चाहिए।
और चौथी चीज जो है कि गवर्नमेंट ने तो आला से आला दर्जा पे एडिशनल डीजी दर्जे के अधिकारी को अभी जेल के इंचार्ज बनाया दिया है, एडिशनल डीजी जेल। लेकिन इसके साथ साथ में जो है जेल में जो चलता है उसकी खुफिया कैमरे से या सीसीटीवी कैमरे से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। चलिए, आप कह रहे हैं कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना तो यहाँ जरूरी जेल में है सिर्फ और आपके ये मैकेनिज्म weapons को नहीं है आपको और बहुत सारी स्ट्रेंथन करना गैर-कानूनी होगा। चीजें भी अक्सर बिल्कुल पाई जाती है। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। पाटिल से बात की हमारे संवाददाता रफीक मुल्ला ने। पहले मैच फिक्सिंग में अंडरवर्ल्ड देखा जाता है, फिर कई बिल्डरों पे हमला होता है, तब भी अंडरवर्ल्ड की बात सामने आती है और अब जेल में भी अंडरवर्ल्ड है क्या, ये बात भी बताई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि फिर से अंडरवर्ल्ड सक्रिय हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम पूछते हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल से। क्या पाटिल साहब, ऐसा लग रहा है कि फिर से अंडरवर्ल्ड कहीं मुंबई में सक्रिय तो नहीं हो रहा है? अब तो जो जांच हमने की है उसमें ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है, फिर भी जांच के बाद इसका पता चल जाएगा। कल की घटना गंभीर थी, एडिशनल डीजी जेल इसकी इंक्वायरी कर रही है। आज ही जो प्राथमिक इंक्वायरी में दोषी पाए गए ऐसे 4 लोगों को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। जो आप बैठक की अभी बैठक के बाद अपने कुछ डायरेक्शन दिए होंगे कि अगर ऐसा कोई हाथ आगे आता है या दिखता है तो आप किस प्रकार से इसमें आगे जाएंगे? आज के मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा हो गई। आगे में जाकर ऐसी घटना न होने के लिए जो भी उपाय करने की आवश्यकता है किए जाएंगे। आपके कार्यकाल में मुंबई शांत रही या गैंगवार खत्म किया गया, तो ये सारी बातें हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि अगर ऐसी बात होती है तो फिर से कड़े कदम उठाए जाएंगे? ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी। ये जो बिल्डर की बात है या मैच फिक्सिंग की बात है, उसमें से कुछ सामने आए, इतने दिन हो गए, शायद जांच होने के बाद कुछ बातें सामने आई होगी। ऐसे तो कोई विशेष रूप से कोई बात नहीं आई, हुई नहीं, लेकिन आज मुंबई में गैंगस्टर का आता पता भी नहीं है, गैंगवार पूरा खत्म हो गया है। धन्यवाद। कुल मिलाकर जो दावा किया गया है तो गैंगवार खत्म हुआ, ये बात तो सही मानी जा सकती है, लेकिन फिर से गैंगवार उभर तो नहीं रहा है, इसकी चिंता भी सबको लगी है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। नकवी साहब, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। गृह मंत्री आर पाटिल का कहना है कि गैंग वॉर नहीं है मुंबई में और इसकी कोई भी निशानी कम से कम पुलिस को अभी तक नहीं मिली है, लेकिन क्या आप उनकी इस बात पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि दाऊद के आज हाथ तमाम जेलों तक नहीं पहुंचे हुए हैं, दाऊद के हाथ बिल्डरों तक नहीं पहुंचे हुए हैं? आईपीएल में उसका नाम सामने आ रहा था, क्या दाऊद का साया मुंबई पर नहीं है? देखिए, बहुत साफ तौर पर हर मुद्दे पर जो है दाऊद के जो गुर्गे हैं और उसके स्पोक्स पर्सन श्री शकील उर्फ जान मोहम्मद साहब हैं, ये लोग लगातार धमकियां देते रहते हैं और ये एफआईआर नहीं लिया जाता, ये अलग बात है। लेकिन ये हर बिल्डर को मालूम है, हर ट्रेडर को मालूम है कि जितने भी बाइकल्ला से लेकर के डोंगरी तक की डील होती है जो 1 करोड़ या 2 करोड़ के ऊपर होती है, उसमें 10 से 25% तक शकील के लोगों को पैसा जाता है। ये जग जाहिर है जी। और आपने अभी पिछले दौर में ही देखा था कि ये जगतप जो है, इसने भरत नेपाली नाम के एक गैंगस्टर से सुपारी लेकर के शाहिद आजमी को मार दिया था और उनके ऑफिस में घुस करके मारा था। अभी जो है दाऊद इब्राहिम से सुपारी लेकर के इन्होंने उसको मार दिया है, क्या नाम है, ये अबू सलेम नाम का गुंडा है। बिल्कुल एजाज नकवी साहब, हमारे पास समय समाप्त हो गया, लेकिन ये अपने आप में देखना होगा, खासकर जेल अथॉरिटीज के लिए एक बड़ा चैलेंज है, खासकर अबू सलेम जिसको एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया है, उसकी सुरक्षा में चूक ना हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए।